हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारंजन एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो कि मैं केमिस्ट्री का, रासायनिक शास्त्र का आज मैं वन शॉट वीडियो जो कि चैप्टर हम लोग 2 का देखने वाले हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। और ये सारे के सारे अगर बात करें, इसमें आप लोग को जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट है, जितने भी टॉपिक्स है, सारे के सारे कवर करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको मैं इस वीडियो में, इस क्लास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी दूंगा, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इस अध्याय को, अध्याय 2 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आम्ल, क्षारक और लवण, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं और देखते हैं। अगर किसी तरीके से अगर आपको लग रहा होगा जहां सर ये मुझे यहाँ पर समझ नहीं, वहां पर नहीं समझ में, तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पर देखो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण क्या है, और साथ ही साथ वैसे तो हम लोग अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रासायनिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक गुण का ही बातें करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे समझने वाले हैं रासायनिक गुण क्या होते हैं, सूचक क्या है, अम्ल के साथ अगर धात्विक ऑक्साइड को अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो उसके साथ क्या प्रतिफल होने वाला है, और अधात्विक ऑक्साइड को अगर क्षारक के साथ करेंगे तो उसके साथ क्या होने वाला है, क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता क्या होना चाहिए, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या भूमिका रहेगा, पीएच स्केल, पोटेंज हाइड्रोजन का हम लोग देखेंगे जो उसका पावर होता है, और इस साथ ही साथ लवण, मतलब सारे के सारे सॉल्ट वाले बात देखने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो आप लोग को ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा अम्ल क्या होता है। तो बच्चे एक बात आपको मालूम होना चाहिए, अम्ल से हम लोग जो है ना पूरे प्रतिदिन घिरे पड़े हुए हैं। ठीक है ना, हम लोग संतरा की अगर बातें करें, ठीक है ना, हम लोग जो अगर बात करें नींबू की बातें करें, ये सब क्या है, ये सब तो आपका अम्ल है। ठीक है ना, जो कि हम लोग प्रतिदिन किसी न किसी रूप में उपयोग करते ही करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे रासायनिक शास्त्र में चैप्टर 2 में जो पढ़ने हैं, थोड़ा सा और विशेष रूप से देखना है। ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात, अम्ल मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। बोला कि ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। सही पकड़े हैं, स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सावर टेस्ट बोल सकते हैं इंग्लिश में। ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। सबसे ज्यादा इसका अगर बात करें बच्चा, अगर ये लाल रंग के अगर नीला रंग का होगा, तो नीला रंग को पता है क्या करेगा, जैसे लिटमस क्या होता है, एक प्राकृतिक दिया हुआ चीजें हैं, इंडिकेटर्स है। ठीक है ना, जैसे अगर हम लोग उसको यूज अगर करते हैं तो क्या करेगा, उसको कलर को चेंज कर देगा। और जब भी अगर नीला से हो गया रेड, लाल, समझ जाइएगा वो है आपका अम्ल। ठीक है, दूसरा बात समझ में आ गया। पहली बात, ये खट्टा होता है, ये नीला से क्या कर देगा, लाल कर देगा। और सबसे बड़ी बात, ये जलीय जो विलेन होगा, इसमें H+ की आयंस होता है। क्या होता है, H+। ठीक है ना, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज का आयंस देता है। ठीक है, एसिड सब लैटिन भाषा से लिया गया, इसका अर्थ होता है खट्टा। ये तो समझ में आ गया सर। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहां पर देखो, जो प्रबल अम्ल की बात करें, प्रबल मतलब है स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, ज्यादा ताकतवर वाला जो एसिड होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर सकते हैं, H2SO4। ठीक है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, फिर HNO3। ठीक है, ये सब जितना भी दिया गया सबका सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दुर्बल अम्ल की बात करें, जो वीक एसिड होता है, कमजोर वाला जो अम्ल होगा, उसको हम लोग एसिटिक एसिड बोल सकते हैं, लैक्टिकल अम्ल बोल सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड बोल सकते हैं। मतलब ये सब जो दिख रहा है, ये दही में अक्सर पाया जाता है। ये किस में मिलेगा, दही में। लैक्टिकल अम्ल की बात करें तो दही मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड की अगर बात करें, सब का सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये सब जितना भी वीक वाला होगा, जितना भी कमजोर वाला अम्ल होता है, वो सारे के सारे प्राकृतिक में पाए जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही अगर हम लोग आएंगे आर्टिफिशियल वाले, जो हम लोगों ने बनाया, इंसान ने बनाया, वो हमेशा क्या होता है, ताकतवर वाला होता है, कमजोर नहीं होता है, प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। ये सब आप देख रहे हो। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा सांद्र अम्ल देख लेते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, किसमें कितना मिलाने पे ये चीजें उसका रह सकता है। देखो, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, अगर अम्ल की मात्रा अधिक मात्रा में होता है, तो जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, तब हम कहेंगे यहाँ पे सांद्र अम्ल है। मतलब यहाँ पे अम्ल की मात्रा ज्यादा है पानी में, पानी कम, अम्ल ज्यादा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सांद्र अम्ल। यहाँ से दो प्रश्न जो है ना, 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा जा सकता है। पता है क्या होगा, पूछ दिया जाएगा सांद्र अम्ल क्या है। और जब ये पूछ दिया जाएगा क्या है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे, जब
अम्ल की मात्रा अधिक होगा और जल की मात्रा कम होगा तो उस मात्रा को क्या बोल सकते हैं, सांद्र अम्ल बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब तनु अम्ल की बात करें बच्चा, ये भी आता है 2 मार्क्स का, तो तनु अम्ल से आप क्या समझते हैं, आप देखना मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में, महत्वपूर्ण प्रश्न में जो कि 2026 के हिसाब से आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ध्यान सुनो। जिसमें बोला गया अम्ल अल्प मात्रा में, इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा, मतलब हम लोग तनु अम्ल किसको कह सकते हैं, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होगा, कम मात्रा में होगा, और जबकि जबकि यहां पे अगर जल की मात्रा अधिक होगा, तो जहां पे जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो तो वहां पर माना जाएगा, उसको बोलेंगे तनु अम्ल। और जहां पे अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो उसको हम बोलते हैं सांद्र अम्ल। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गया। अम्ल मतलब एसिड, कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, इसका H+ आयंस बनता है, और सबसे बड़ी बात ये जल में जब मिलाया जाएगा तो हमेशा H+ आयंस की बात करेगा, हमेशा किसी भी चीज में। अगर देखो सबसे पहली बात यहां पर देखो, अगर ये H सबसे पॉजिटिव पहले नजर आ रहा है, ये प्लस आयंस, ये भी प्लस आयंस, ये भी प्लस आयंस, सबसे पहले प्लस नजर आ रहा है, मतलब ये सब का सब जिसमें भी प्लस आयंस नजर आएगा वो सब का सब क्या होता है, अम्ल होता है। समझ में आ गया, ये तो वीक होता है, इसमें भी H की बात कर रहा है कि नहीं। अभी आप लोग को और भी आगे समझना है, ये तो समझ में आ गया सर, आगे समझो। अब हम बात कर लेते हैं क्षारक का, मतलब बेस, क्षारक की बात कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेस। तो बोला गया ये स्वाद में जो है ना कड़वा रहेगा, बीटर टेस्ट रहेगा, ठीक है ना, कड़वा। देख सकते हैं यहाँ पे ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को किसमें बना देगा, नीला। जब अम्ल की बात कर रहे थे तो अम्ल कैसा था, अम्ल था नीला से लाल, लेकिन ये क्या कर देगा, लाल से नीला, उल्टा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीले में बदल देता है। जलीय जीव विलयन में सबसे मेन चीज यहाँ पे ये समझना है आयंस के बारे में, इसका जो आयंस होता है बच्चा वो होता है OH निगेटिव, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। OH को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो जहां पे भी अगर हाइड्रोक्साइड की बात होगा, OH अगर निगेटिव है तो आप समझ जाइएगा वो बेस है, मतलब वो क्षारक है। ठीक है, यहाँ पे प्रबल क्षारक की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग की अगर बातें करें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपको केमिकल फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है परीक्षा में क्या पूछ दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा किन्हीं 2 प्रबल क्षारक का नाम लिखें। ठीक है, तो आप यहां में से कोई भी उठा के 2 को लिख सकते हैं, 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर बोल दिया जाएगा जो दुर्बल क्षारक का नाम बताओ, तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये सब आपको उदाहरण याद रखने की जरूरत है। क्षार मतलब यहाँ पे एल्काली बोल सकते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार कहते हैं, मतलब ये जो पानी में मिल जाए, और जो पानी में अगर मिल गया तो वैसे क्षारक को हम लोग जो है ना, मतलब एल्कालिस बोल ही सकते हैं, क्षार बोल सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा, पानी में मिल जाएगा, इसको बोल सकते हैं क्षार। ठीक है, यहाँ बोल जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पानी में मिल जाएगा, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, लवण की बात करें, नमक की बात करें, लवण नमक, ठीक है, जिसको सॉल्ट बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो लवण अम्ल क्षारक की परस्पर बोला गया अभिक्रिया से प्राप्त होता है। हम लोग आगे सीखेंगे तो भाई नमक कैसे मिलेगा, जब हम लोग जो है ना एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तब मिलेगा। कैसा मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अगर अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शंस अगर करवाएंगे, तभी हम लोग को क्या मिलेगा बच्चा, तो मिलेगा लवण, मतलब मिलेगा सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए, साधारण नमक NaCl को क्या बोलते हैं, साधारण नमक, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। और उसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, ये भी नमक है लेकिन ये यूज नहीं करते। ठीक है ना, ये पोटेशियम जो क्लोराइड है इसका अलग ही यूज किया जाता है, अलग उपयोग होता है। ठीक है, हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अगर जहां पे भी अगर कड़वा अगर रहेगा स्वाद में, तो आप बोलिएगा वो क्षार है। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर लाल से अगर वो ब्लू हो गया तो आप समझिएगा क्षार है, वही अगर क्षारक है। वही अगर मान लीजिए OH अगर रहा, OH निगेटिव में अगर हाइड्रोक्साइड रहा, तो समझ लीजिएगा वो क्षारक है। ठीक है ना, और ये है आपका कुछ प्रबल और ये है दुर्बल, मतलब स्ट्रॉन्ग, और ये रहा आपका कमजोर वाला, ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है बच्चा, चलो अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे आपको ये बेस एंड सॉल्ट, मतलब सॉरी एसिड एंड बेस अगर समझ में आ गया, आप समझो इसको पहचानेंगे कैसे, सूचक। ठीक है ना, यहाँ पे किसका मैं बात कर रहा हूं, सूचक का। सूचक किसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंडिकेटर, मतलब वैसे सब्सटेंसेस, ठीक है ना, जो हमें एसिड या अम्ल होने को ज्ञात करवाए। ठीक है ना, हम किसको बोल सकते हैं, सूचक। किसी दिए गए विलयन में
अम्ल या क्षारक होने की उपस्थिति को दर्ज कराए या दर्शाए, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सूचक बोल सकते हैं। मतलब इनका रंग या गंध या अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। जैसे आपने अम्ल में आपने क्या क्या लिटमस पेपर लिया, रखा ना, ब्लू डाला, तो ब्लू से जैसे ब्लू डाला लिटमस पेपर, और जब वो एसिड से निकाला बाहर पेपर को, तो वो कैसा नजर आया, लाल। तो एक तरीके से क्या हुआ, लाल जो कलर दिखा है ना, रंग जो बदल के दिखा है ना, वही क्या हुआ, सूचक, वो दिखा दिया भाई। अगर ब्लू से रेड हो गया तो समझ जाओ जिसमें आपने डुबाया था लिटमस पेपर को, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ वो आपका क्या रहा, सूचक। लिटमस पेपर एक सूचक का काम करता है, ठीक है, जो कि प्राकृतिक रूप में मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले जो सूचक के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के, तो प्राकृतिक सूचक जैसे कि मैंने बताया अभी, ये पौधों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें, लिटमस पेपर हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रेजिया पौधा हो गया, ठीक है ना, फूल हो गया, हाइड्रेजिया फूल की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, फूल हो गया, हल्दी हो गया, ये सब का सब क्या है, प्राकृतिक आपका सूचक है। ये सब में आप मान लो हल्दी की अगर बात करो, जैसे मान लीजिए आप लोग अगर कोई चीज कोई सब्जी अगर खा रहे हो, ठीक है ना, और सब्जी खाते खाते अगर मान लीजिए आपने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है और शर्ट पे अगर गिर गया हल्दी वाला खाना सब्जी, आप उसको जैसे ही साफ करने जाओगे ना, तो देखना वो हल्दी जो है ना, जो पीला था, और जैसे साफ करोगे तो वो रेड कलर में नजर आ जाएगा, ठीक है, लाल कलर में दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कलर को चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, तो वो था सूचक, इंडिकेटर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर बात करें कृत्रिम का, मतलब आर्टिफिशियल, जो कि संश्लेषित होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है ना, या सिंथेसिस बोल सकते हैं। बोला कि सूचक वैसे रासायनिक पदार्थ है जो आपको इंसानों द्वारा बनाया गया होता है सूचक, ठीक है। इसमें आता है आपका मिथाइल ऑरेंज की बात कर सकते हैं, फिनोक्सिलिन की बात कर सकते हैं, इस सब का सब अगर कहे बच्चा तो होता है कृत्रिम, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सूचक बोल सकते हैं। ये सब क्या है, सूचक है, लेकिन कैसा सूचक है, कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं, ठीक है। और एक और होता है गंधीय सूचक, गंध से, स्मेल से हम लोग पता कर सकते हैं कि किस तरीके का ये जो है पदार्थ है, ठीक है। तो यहां बोल सकते हैं इन पदार्थों की गंध या अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। उदाहरण के लिए प्याज का गंध तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है, लौंग का तेल बोला गया, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें क्या होता है, हम उसको पता कर सकते हैं जो उसका कैसा स्मेल होगा या नहीं होगा, गंध कैसा होगा नहीं होगा, ठीक है ना। वैनिला की बात कर लो, ठीक है ना, ये सब क्या है, तीन प्रकार का सूचक है। यहां से प्रश्न आएगा, यहां से प्रश्न आ जाएगा सूचक क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो सूचक समझ में आ गया क्या होता है। सूचक आपको बताया मैंने, जो अम्ल, ठीक है ना, और क्षारक को रंग परिवर्तन में जो हमको संवेदना या हम कह सकते हैं उपस्थिति दर्शाए, उसी को आप क्या कह सकते हो, सूचक कह सकते हो। और यहाँ पे तीन प्रकार का है, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम संश्लेषित या गंधीय सूचक। समझ में आ गया ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने लिया है कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, याद करना पड़ेगा। जब तक आप ये याद नहीं करोगे तब तक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए आपको याद करना बहुत जरूरी है। सिरका की बात करें एसिडिक अम्ल होता है, चींटी की अगर बात करें तो फॉर्मिक एसिड होता है, दूध की बात करें जो दूध से दही बना, दही की अगर बात करें तो लैक्टिक अम्ल बोल सकते हैं, ठीक है ना, लैक्टिक का अम्ल बोल सकते हैं। आंवला पपीता की बात करें एज़ॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, अंगूर इमली अनानास दिया टाइट्रिक अम्ल दिया हुआ, ये सारे आपको अच्छे तरीके से लिख लेने हैं, ठीक है ना, याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, लिखने के लिए आ सकता है। तो किन्हीं 5 प्राकृतिक अम्ल का नाम लिखें, तो 5 को याद रहेगा तब ना लिखिएगा, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे समझिए भाई, अभी आपको मैंने बताया सूचक क्या होता है। अब जैसे आपने सूचक समझ लिया, अब सूचक के किसके साथ कैसा होगा बिहेवियर, इसको समझते हैं। इसका जो बिहेवियर है वो कैसे हो सकता है, थोड़ा ध्यान सुनो। जैसे अगर मैंने बोला लिटमस लिया ना, अब लिटमस को अगर मान लीजिए आप अगर मिलाते हो अम्ल में, यहाँ पे देख सकते हो रंग में परिवर्तन अम्ल के साथ, यहाँ जो दिख रहा है ये सब अम्ल है, और यहाँ अगर बात करें क्षार है। अम्ल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं,
बेस, ये आपका बेस है। अब जैसे लिटमस लिए, लिटमस क्या होता है, एसिड में लाल होता है, मैंने अभी बताया, आपको याद रखना है। और जैसे क्षार में रखेंगे तो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। लाल गोभी, जिसको लाल पत्ता गोभी का रस की अगर बात करें, एसिड में क्या होगा, अम्ल में क्या होता है, लाल होता है। लेकिन जैसे हम उसको अगर मान लीजिए क्षार के साथ देंगे तो कैसा हो जाएगा, हरा कलर का हो जाएगा। ठीक है, हल्दी बोला गया है एसिड में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन एसिड में कोई बदलाव नहीं है, किसको, हल्दी को। आप एसिड में हल्दी मिला दो, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे ही अगर आप बेस के साथ, आपने कपड़ा धोया, आप जैसे कपड़ा धोया तो कपड़ा धोने के लिए क्या यूज किए, बेस, ठीक है ना। सर्फ एक्सल या कोई भी आप सर्फ से आपने डिटर्जेंट से आपने साफ किया, तो जैसे आपने साफ किया तो जो कलर था येलो कलर का, पीला कलर का, जैसे वो बेस के साथ आया, क्या, हल्दी, क्योंकि हल्दी सब्जी में था, ठीक है ना, वैसे कलर कैसा कर दिया, लाल कर दिया। ठीक है, ये सब जो है ना आपको याद रखने की जरूरत है। हाइड्रेजिया के फूल का रस जो होता है इसमें नीला होता है, उसमें गुलाबी रंग का हो जाता है, किसमें, एसिड में होता है नीला, इसमें हो जाता है गुलाबी। ठीक है, फेनोक्सिलिन की अगर बात करें, एसिड में होता है कलरलेस होता है, और क्षारक में क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें, ठीक है ना, तो मैथिल ऑरेंज होगा, इसमें क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, उसमें पीला हो जाएगा। ठीक है, प्याज का रस की अगर बात करें तो एसिड में मतलब इसमें क्या होता है, तीक्ष्ण गंध होता है, थोड़ा सा अलग टाइप का। ठीक है, इसमें कोई गंध निकलता ही नहीं है। और वेनिला, जैसे मैंने अभी बताया, कोई गंध नहीं होता है, एक जैसा ही रहता है, ऐसे कोई गंध होता है नहीं, मतलब समान गंध रहती है, जैसे होता है उसका वैसे रहेगा। ठीक है, लौंग का तेल, इसमें भी समान गंध रहता है, लेकिन इसमें कोई गंध नहीं आता है। तो ये जो है ना बच्चा, आपको याद करना पड़ता है। केमिस्ट्री जो रासायनिक शास्त्र की बात कर रहे हैं, उसमें अधिकतर आपको रासायनिक सूत्र फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद करने पड़ते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको याद करना ही है, साथ साथ समझना भी है। ठीक है ना, जो कि आपको अगर ये सब अगर आप समझ जाते हैं बच्चा, तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न की अगर बातें करें या कोई भी प्रश्न की बात करें, अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद करना पड़ता है। बहुत सारे जो है ना यूट्यूबर्स बोलते रहते हैं, जहां ये कर लो याद, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, ऐसा नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, आपको याद करना होगा, समझना होगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान सुनो यहाँ पे। अब आगे देखा जाए यहाँ पे, अब यहाँ देखो, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण, मतलब हम यहाँ पे एसिड की बात करें, बेस की बात करें, तो क्या होने वाला है उसका रासायनिक गुण, मतलब किसमें किस तरीके से मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको ये याद करना होगा। अम्ल के साथ अगर कोई भी मेटल को अगर मिलाते हैं, जैसे हम इसको अगर इंग्लिश में कहें, अगर मान लीजिए कोई भी आपने एसिड लिया और उसके साथ कोई भी आपने मेटल को रखा, तो आपको पता है क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस है ना लिबरेट करेगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब ये अब एसिड लो, अम्ल प्लस धातु बराबर में जो प्रतिफल होगा, ये तो अभिक्रिया हुआ, और जो प्रतिफल निकल के आएगा वो हमेशा नमक के साथ हाइड्रोजन गैस निकल के आता है। ये लाइन याद रखना है। पता है क्यों, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, जब बताओ बच्चा, अगर हम धातु को अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्रतिफल मिलेगा, तो हम कह सकते हैं सर, अगर धातु को अगर हम अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, लवण, या कह सकते हैं सॉल्ट, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल के आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें बच्चा, अगर आप लोग बेस के साथ अगर मिलाते हो, बेस के साथ सेम प्रोसेस है, सेम चीज निकल के आएगा। अगर आप कोई भी बेस लो, बेस मतलब क्या, क्षार, तो कोई भी अगर आप क्षार लेते हो और क्षार के साथ अगर मान लो आप धातु को मिलाते हो, ठीक है ना, तो जैसी धातु को मिलाओगे तो बनेगा लवण बनेगा। ठीक है ना, अब प्लस में हाइड्रोजन गैस आपको लिबरेट करेगा, मिलवे करेगा। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप बोल सकते हो बेस प्लस मेटल, बेस प्लस मेटल दोनों के साथ एक ही कैरेक्टर निकल के आएगा, दोनों में क्या निकल के आएगा, नमक ही। चाहे आप मेटल के साथ करो, धातु के साथ आप जोड़ लो यहाँ पे अम्ल को, या क्षारक के साथ अगर बात करें तो आप जोड़ लो, क्षारक के साथ आप जोड़ लो मेटल को, मतलब धातु को, तब भी आपको लवण प्लस हाइड्रोजन गैस ही निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो उदाहरण के लिए, जैसे HCl, जब HCl जो हम लोग को दिख रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड है, जैसे हम जिंक क्या है, धातु है, जैसे आप यहाँ पे अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को जिंक के साथ रिएक्ट करोगे तो सबसे पहले आंख मूंद के हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेना। ठीक है ना, अब बाकी जैसे हाइड्रोजन बाहर निकल के चला गया तो बचा क्या, जिंक और क्लोरीन।
अब ये जिंक और क्लोरीन क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा। ठीक है, जिंक का जो चार्ज होता है, ठीक है ना, आयंस होता है वो 2 होता है, इसी वजह से इसका ट्रांसफर इधर आ जाता है। ठीक है ना, तो क्लोरीन का कितना होता है, 1 नेगेटिव में होता है, तो इसको इधर भेज देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, मतलब ये बनेगा जिंक क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का जो चार्ज होता है, ठीक है ना, जो आयंस की बात करें वो 1 होता है। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड है तो उसका तो 1 नेगेटिव होगा ही होगा, तो दोनों कैंसिल हो चुका है, तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जिंक जो कि मेटल है, तो आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन को पहले बाहर निकालो, और जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आपने बाहर निकाला तो यहाँ जो बचा हुआ है जिंक तो रिएक्ट की इसके साथ। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। ये क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO2 याद रखने की जरूरत है। ठीक है, पूछ दिया जाएगा जो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रहने चाहिए बच्चा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, ये तो आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया, सर अगर अम्ल को अगर धातु के साथ मिलाएंगे तो लवण प्लस हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और उसी तरीके से क्षारक को अगर धातु के साथ भी मिलाएंगे ना, तब भी हमको लवण प्लस हाइड्रोजन गैस ही मिलके आएगा। उसमें यहाँ पे 2 उदाहरण मैंने लिया है, एक एक करके, आप चाहो तो और भी उदाहरण अपने किताब से देख सकते हो। ठीक है, अब आप समझो बच्चा, पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती को लाई जाती है तो पॉपअप की ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब साफ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एसिड लिया ना, अम्ल को जैसे मैंने जिंक के साथ जो कि धातु है मिलाया, मिलाने के बाद यहाँ पे जिंक क्लोराइड मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं लवण, मतलब नमक, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल के आएगा या नहीं आएगा, है या नहीं है, इसके उपस्थिति को दर्शाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको एक प्रक्रिया लेना पड़ेगा, एक प्रखनली लेना पड़ेगा। ठीक है ना, उस प्रखनली में अगर बातें करें तो आपको ये 2 चीजें डाल देना है, और उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है, एक छोटा सा छिद्र के द्वारा, एक पाइप के द्वारा उसमें से गैस जो है ना, हाइड्रोजन गैस ही इवैल्यूएशन होता है। लेकिन हमको ये मालूम करना है जो भाई वो जो पॉपअप टेस्ट करना है कैसे होगा, तो जो छोटा सा नली में से अगर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस जिसमें से निकल रहा है, वहां पे जाके आपको मोमबत्ती लेके जाना है, और जैसी मोमबत्ती लेके जाइएगा और जैसे तिल लगाएंगे मोमबत्ती में, और जहां से पाइप निकला हुआ होगा, मान लीजिए यहाँ से गैस लिबरेट कर रहा है और यहाँ पे आपने मोमबत्ती लेके गया, ठीक है ना, अब मोमबत्ती लेके जैसे ही जा रहे हैं तो ये इसमें से गैस जो H2 निकल रहा है वो क्या होगा, एकदम से पॉपअप फटाक से, जिसको बोलते हैं ना आवाज निकलना शुरू हो जाए, तो समझ जाना जैसे वो पॉपअप साउंड निकल कर फटक, इसका मतलब ये हुआ वो आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, आपको ये लिख देने हैं। हो सकता है प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो सकता, मैंने बात बोला क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, डायग्राम अगर आ जाएगा तो डायग्राम मतलब चित्रण के द्वारा आ सकता है, तो पूछा जाएगा इस चित्र में क्या हो रहा है 5 मार्क्स में, वो भी 5 मार्क्स के सवाल के हिसाब से। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये लिख देने हैं अगर पॉप टेस्ट के लिए अगर बात किया जाएगा तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो यही करना है, मैंने यही तब से बता रहा था क्या करने के लिए बोला गया है। आपको यहाँ पे एक स्टैंड लिया गया है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस है आपको भर दिया गया है बबल्स के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया, और जैसे यहाँ और इसमें देख रहे सल्फ्यूरिक एसिड तो है, ये है, और साथ में अगर कहते हैं जिंक का जो एक टुकड़ा, तो जिंक क्या होता है पता ही है आपका, होता है धातु। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो कि क्या होता है फॉर्मूला है H2SO4, ये भी क्या है अम्ल है, तो H2SO4 अब प्लस में यहाँ पे कर दिया गया जिंक, क्या कर दिया गया जिंक। अब ये जब जैसे ये दोनों को मिलाएंगे तो मिलने के बाद आपको तो 100% है जो क्या मिलेगा सॉल्ट, और प्लस में क्या मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो जैसे देखो यहाँ पे एक पाइप इस तरीके से निकाला गया, अब पाइप निकालने के बाद देखो ऐसे पाइप निकला हुआ है ना, अब बबलिंग कर रहा है इसमें, और बबलिंग कर रहा है यहाँ पे धुआं जैसे धक्कड़ जैसे जो भी है, और मोमबत्ती जैसे लेके गया और यहाँ पे इसको आग लगाया, उसके बाद ये एकदम पटाख जिससे ब्लास्ट करता है ना, वैसे जैसे आवाज आना शुरू हो गया। मतलब ये समझ जाएंगे यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन का लिबरेशन, मतलब निकल रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ऐसे ही आपको चेक करना, यही है पॉपअप। चलो आगे समझते हैं, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कैसे होगा अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। ठीक है ना, तो बच्चा वैसे अगर बात बता दें, अम्ल के साथ तो हम लोग जो है ना धातु कार्बोनेट का रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन क्षारक के साथ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, ऐसा कोई अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं कहूं अम्ल प्लस में धातु कार्बोनेट को अगर जब आप ऐड करोगे, देखो ध्यान से,
ये आपको एग्जाम्पल्स जो उदाहरण है आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि पूछ दिया जाएगा। पता है इसमें कैसे प्रश्न आ सकते हैं? पूछ दिया जाएगा जब धातु कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो प्रतिफल क्या मिलेगा, है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, जब अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शंस अगर कराते हैं, तो वहां पे आपको लवण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल निकल के आ जाएगा, पानी। क्या निकल के आ जाएगा? पानी, जल निकल के आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अम्ल धातु कार्बोनेट जैसे रिएक्शंस कराएंगे तो ये हुआ आपका एसिड, इंग्लिश में कैन, और ये है धातु का कार्बोनेट, चाहे हो सकता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ये सब क्या है? धातु का कार्बोनेट, ठीक है ना। तो जैसे अगर आप अम्ल के साथ रिएक्शंस कराओगे बच्चा, तो आपको लवण और उसके बाद आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद आएगा H2O मतलब वाटर, 3 प्रतिफल आने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिया यहाँ पे HCl और यहाँ पे लिया ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और जैसे ही हमने HCl और सोडियम कार्बोनेट को मिलाया तो आपको सबसे पहले क्या निकल के आना चाहिए? नमक, लवण, और प्लस में आना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में आ जाना चाहिए H2O। यही आपका अभिक्रिया का प्रतिफल होगा, याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ये तो हुआ धातु कार्बोनेट। अब वही अगर मान लीजिए अम्ल को अगर अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, धातु बाइकार्बोनेट, अब बाइकार्बोनेट में क्या लग जाता है? H, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो Ca फिर H ब्रैकेट में लेके बनाएंगे HCO3 होल 3, इस तरह से कर लिया जाएगा तो बन जाएगा, जैसे यहां देख सकते हो NaHCO3 होल 3 नहीं मतलब 3 यहां बन गया। ये क्या है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। और जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ तो जब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एसिड के साथ जब हम लोग अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट है, आप चाहो तो कोई भी धातु का बाइकार्बोनेट ले सकते हो, बाई मतलब हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए, और सिर्फ अगर कार्बोनेट है कोई दिक्कत नहीं, उसमें H की मात्रा नहीं होगा, मतलब H नहीं होगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट तो NaCO3 चल जाएगा, ठीक है ना, Na2CO3 चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोनेट का 2 चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। और सोडियम का अगर बात करें 1 पॉजिटिव होता है, तो Na2CO3 ये हुआ सोडियम कार्बोनेट। लेकिन जैसे ही अगर पूछ रहा है यहाँ पे बाइकार्बोनेट, इसका बाई मतलब होता है Na2 तो लगेगा, लेकिन साथ में लग जाएगा HCO3, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। देखो बच्चे यहाँ पे इसीलिए नहीं लगा क्योंकि इसका भी कार्बोनेट का एक ही माना जाता है और इसका भी एक होता है, दोनों कैंसिलेशन के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे यहाँ मिलाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर ही मिलेगा, ठीक है। यही दोनों मिलता है, चाहे हम कार्बोनेट के साथ बात करें या बाइकार्बोनेट के साथ करें, दोनों में एक ही निकलेगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वही अगर हम बात करें क्षारक के साथ, तो क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होता है, चाहे आप कोई भी बाइकार्बोनेट लो या कार्बोनेट लो, कोई भी क्षारक के साथ बेस के साथ अभिक्रिया नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। आपको लिख लेना है। चलो आगे समझो बच्चा, आगे अगर यहां पर अगर ध्यान दें तो हम लोग को बोला गया है CO2 की जांच कैसे करेंगे, ये भी प्रश्न आते हैं। लिखा हुआ है उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मान लीजिए चूने के पानी में प्रभावित करने पर चूने का पानी दुधिया हो जाता है, दुधिया कलर का हो जाता है, मिल्क कलर का हो जाता है। यहाँ पे देखो, इस प्रश्न को समझो। यहाँ पे जब अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे, मिलाने पे क्या होगा, इससे पहले जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बातें करें, जो कलरलेस की बातें कर सकते हैं, व्हाइट कलर की बातें कर सकते हैं, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ा दिया जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2 निकल के आ जाएगा, जिसमें CO और CO3 जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सफेद या अवक्षेप या अविलय है, मतलब इसमें जो है ना आपको दुधिया कलर नजर आता रहता है, ठीक है ना। पूरे तरीके से साफ साफ नजर नहीं आएगा, दुधिया कलर का दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दो और साथ में वाटर तो रहेगा ना भाई, कैल्शियम कार्बोनेट तो रहबे करेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर वाटर मिला दो और एक्सेस मतलब आप फिर से कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिला दोगे तो वो जो दुधिया कलर था ना, वो दुधियापन का जो दूध कलर जैसे दिख रहा था वो आपको हट जाएगा, ठीक है। मतलब आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम
बाइकार्बोनेट मिलेगा, जो कि जल में घुलनशील की तरह। अब यहाँ पे पिक्चर्स देखो, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ये दूधिया कलर का नजर आ रहा है, और जैसे इसमें मिला दिया जाएगा पानी में फिर से CO2, तो आपको बिल्कुल जो है ना घुलनशील मतलब घुल गया। पहले ऐसे कलर था, अब इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। तो आप ये नहीं ऐसे ऐसे कैसे करो, मतलब मिला दिया गया एक्सपेरिमेंट के हिसाब से और पूरे तरीके से घुलनशील हो गया। ये ऑविले था, मिला हुआ नहीं था, लेकिन ये मिला हुआ नहीं है, मिला नहीं है, लेकिन जैसे इसमें अगर हमने एक्सेस यहाँ पर अगर कहें मतलब H2O प्लस CO2 अगर मैंने जैसे ही डाला तो उसके हिसाब से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हम लोग को घुलनशील हो गया। याद कर लेना है। कैसे याद करना है, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब बच्चा बताओ अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो क्या होगा, तो आप कहिएगा अवक्षेप अविलय होगा। लेकिन उस अवक्षय और अविलय को खत्म करने हैं, पूरे तरीके से घुलनशील अगर बनाने हैं, तो आपको क्या करना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट उठाना है फिर से, और कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से फिर से पानी मिला दो, और उसके साथ साथ है ना आपको कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आपको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना होगा, मिला देना होगा। गैसेज वाला बात करें, सिर्फ गैसेज, अच्छा ये एल का मतलब होता है लिक्विड, द्रव में बात होगा, ये गैस में होगा, और एस से होता है सॉलिड मतलब ठोस। ये ठोस है, ये द्रव है, और ये गैस है, तीनों मिला दो, और तीनों जैसे मिला दोगे तो यहाँ पे जो है ना आपको क्लीन मतलब जल में घुलनशील तरह नजर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो आगे समझो, आगे समझो। अम्ल एवं क्षारक की अगर बात करें, परस्पर यहाँ पे अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो देख लो बच्चा यहाँ पे क्या होने वाला है, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या निकल के आएगा, अम्ल मतलब एसिड, क्षारक मतलब बेस। जब आप अम्ल को और क्षार को जब मिलाते हो तो नमक प्लस में आपको वाटर नजर आएगा, जल नजर आता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड जो है ना डीप चला गया, डार्क चला गया, ये उतना अच्छा नहीं है। तो एसिड हम ये कह रहे हैं, अगर एसिड को ध्यान समझने, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं समझा देता हूं। अगर एसिड को बच्चा आप अगर बेस के साथ अगर रिएक्ट कराते हो तो बनेगा सॉल्ट प्लस में वाटर बनेगा। अच्छा, इस रिएक्शंस को, इस अभिक्रिया को आप उदासीकरण अभिक्रिया भी समझ सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो बच्चा बताओ उदासीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो आपको बताना है जो उदासीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जब अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया एक साथ कराए जाएंगे, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं उदासीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। मतलब इंग्लिश में इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही समझ सकते हो। ठीक है, तो उदासीकरण यहाँ लिखा हुआ अभिक्रिया जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग उदासीन अभिक्रिया कह सकते हैं। बाकी बात आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हम एसिड को अम्ल को क्षारक के साथ अगर मिलाएंगे तो बच्चा बताओ क्या हमें प्राप्त होगा, क्या प्रतिफल होगा, तब बोलिएगा सर मुझे नमक और पानी मिलेगा। वाह क्या बात है, नमक और पानी। अब बच्चा लोग बहुत ज्यादा सोच रहा होगा सर मिला हुआ मिलेगा ना, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, आप देखो बच्चा यहां तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे एग्जांपल है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एसिड के साथ अगर मिलाते हैं तो जैसे अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है, ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं क्षारक बोल सकते हैं, और ये आपका अगर बात कहें तो ये अम्ल है। तो जैसे अम्ल को क्षारक के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो NaCl जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, और ये ऐसा नमक है, कैसा नमक है, साधारण नमक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया ये साधारण नमक है, और साथ में ये क्या है H2O मतलब पानी, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रबल अम्ल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, यहाँ पे ये बात समझो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ये है अगर आप प्रबल अम्ल को स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐसे समझो, थोड़ा सा इंग्लिश भी जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग वाला एसिड लिए, मजबूत वाला एसिड लिए, और उसमें अगर कमजोर वाला वीक वाला अगर मान लीजिए बेस डाल दिए, ठीक है ना, तो आपको पता है जो नमक मिलेगा ना वह ये स्ट्रॉन्ग है। जब अम्ल ताकतवर हो, क्षार कमजोर हो, तो नमक कैसा होगा, अम्लीय लवण हो जाएगा, साथ में पानी मिलेगा। और वही अगर मान लीजिए मजबूत वाला प्रबल अगर मान लीजिए अम्ल भी है और प्रबल अगर मान लेते हैं बेस भी है,
दोनों मिला देंगे, फिर से न्यूट्रल मतलब उदासीकरण आपको नमक मिलेगा। उसी तरीके से अगर तीसरा अगर बात करें, अगर कमजोर अगर मान लीजिए अम्ल है और स्ट्रॉन्ग अगर क्षार है, तो अगर अम्ल कमजोर है, क्षार अगर ज्यादा है, ठीक है ना, तो जो इसका प्रतिफल निकल के आएगा, जो लवण होगा वो बनेगा आपका क्षारीय अम्ल बनेगा, क्षारीय नमक बनेगा, क्षारीय हम बोल सकते हैं, तो बनेगा आपका नमक बेस, ठीक है ना, और वाटर तो मिलवे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यही समझ सकते हो, जब प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक है तो उदासीकरण तो बनबे करेगा। वही मान लीजिए दुर्बल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, यहाँ पे भी उदासीकरण लवण बनेगा। लेकिन जब दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षारक तो यहाँ पे क्षारीय लवण हो जाएगा। और यहाँ पे अम्ल की मात्रा ज्यादा था, ताकतवर था, अम्ल ताकतवर तो अम्लीय, और जब क्षारीय ताकतवर तो क्षारीय नमक, ठीक है, लवण मतलब नमक, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है। अब देखो बच्चा, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्ल के साथ एसिड के साथ अगर कोई मेटल ऑक्साइड को अगर रिएक्शंस अगर कराते हैं तो क्या बनेगा। तो बात यही है, जब अगर आप धात्विक ऑक्साइड को, जब धात्विक ऑक्साइड को, ध्यान सुने, जब धात्विक ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, थोड़ा बहुत इंग्लिश साथ में लेके चलते हैं, जब मान लीजिए मेटल ऑक्साइड को, अगर मेटल ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते बच्चा, तो आपको सॉल्ट, ठीक है ना, सॉल्ट तो मिलवे करेगा और प्लस में आपको H2 मिलेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हिंदी में अगर बात करें, धात्विक ऑक्साइड को जब अम्ल के साथ रिएक्ट करेंगे तो लवण मिलेगा और जल मिलेगा, मिलवे करेगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे अगर हम लोग HCl के साथ अगर मिला देंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, जो कि नमक है, मैंने बोला था नमक इतना ही नहीं होता, बहुत तरह के नमक होते हैं, बहुत तरह के, ठीक है, और यहाँ पे वाटर निकल के आएगा। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की बात करें, ये क्षारीय हो जाएगा, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना, हम ऐसे कह सकते हैं ये बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि ये अम्ल के साथ साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड की बात कर लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लो, कोई भी ऑक्साइड ले लो, चाहे आप जिंक ऑक्साइड ले लो, ठीक है ना, आप जिंक ऑक्साइड ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, कोई भी ऑक्साइड लो, और जब आप उसको अगर कोई भी एसिड के साथ अगर आप रिएक्शंस कराओगे, कोई भी अगर आप अम्ल के साथ उसको अगर रिएक्शंस कराते हो बच्चा, तो हमेशा ध्यान रखना आपको नमक मिलेगा और साथ में जो है ना आपको पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिना याद किए हुए नहीं हो सकता है सर, ये ध्यान रखो, बिना याद किए हुए कुछ नहीं होता है। आप देखो और समझना, याद भी करना है, समझना भी है, ठीक है ना। सर समझ तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वीडियो देखने के बाद जब इधर से उधर हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। उसका एक ही कारण है, फोकस नहीं। आप अपना पढ़ाई पे फोकस करो, ना कि वीडियो चला रहे हो पढ़ाई का और देख रहे हो रील्स, देख रहे हो कॉमेडी वाले चीजें, ठीक है ना, देख रहे हो एंटरटेनमेंट वाले चीजें। ऐसा नहीं करना है, मतलब वन शॉट अगर बात करें, इन शॉर्ट अगर बात करें तो आप एंटरटेनमेंट देख रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए फोकस के साथ समझो, और जहां भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करो, ठीक है। देखो बच्चा, यहाँ पे अगर देखें, जो अधात्विक मतलब हुआ यहाँ पे, जैसे वो था मेटल मतलब धात्विक, और नॉन मेटल मतलब अधात्विक, तो अधात्विक ऑक्साइड को क्षारक के साथ अगर क्रिया अगर कराते हैं तो सेम ही चीज ही निकल के आएगा, मतलब अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक इक्वल टू लवण और जल ही बनाएगा, सेम चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, कैल्शियम बोले कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शंस कराएंगे, ये आपका क्षारक है, बेस है, ठीक है ना। तो जब अगर आप क्षारक को अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, कार्बन क्या है, अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है, जिसकी अगर बात करें परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है ना। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या है, अधातु है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप अभिक्रिया कराते हो, उसका प्रतिफल जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट तो मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। जो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें वो आपका लवण है, नमक है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये समझना है, जब हम सारे के सारे किसको किसके साथ रिएक्शंस करा सकते हैं। देखो बच्चा, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ हो सकता है, धातु कार्बोनेट के साथ अगर मिलाओगे तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, जैसे मैंने बताया।
अगर लवण को मतलब एसिड को अगर आप मिलाते हैं धातु के साथ तभी भी लवण प्लस आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है ना। और धातु तो क्या बोलते हैं यहाँ पे अम्ल को, अगर अम्ल को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाते हो, जैसे कि इससे पहले मैंने बात किया लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपको H2 मिलेगा। वही अगर अम्ल को जब धातु ऑक्साइड के साथ मिलाओगे तो लवण प्लस जल मिलेगा, अभी मैंने बात किया। और वही अगर अम्ल को क्षार के साथ भी मिलाओगे तभी भी आपको लवण प्लस जल ही मिलेगा। ये तो बात समझ में आ गया जो कि अम्ल है। और अम्ल को जब हम ये सारे पार्ट से अगर हम रिएक्शंस कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, ये सब याद रखना पड़ता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं। सर बोलेंगे सर केमिस्ट्री तो समझ में ही नहीं आता है। अरे कहाँ समझ में आएगा, आप याद करना चाहते ही नहीं हो, सोचते बस कोई ऐसा कोई शॉर्टकट कर ले, 5 मिनट वाला वीडियो देख लें, 2 मिनट वाला वीडियो देख लें और हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता भाई, मेहनत करने पड़ते हैं, बिना मेहनत कुछ नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बार बार मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। क्षार की अगर आप क्रिया की बातें करें, क्षार मतलब हम बेस की बात करें, वही अगर बेस अगर कोई भी अगर बेस है तो धातु को लवण के साथ मतलब क्या बोले बेस को क्षारक को अगर आप धातु के साथ मिलाओगे तो लवण प्लस यहाँ पे भी H2 गैसेज निकल के आएगा, ठीक है। क्षारक को अगर धातु कार्बोनेट के साथ मिलाओगे तो मैंने बताया है कोई इसका रिएक्शंस नहीं होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता, इस सारे का निचोड़ है। मतलब ये अभी तक हम लोग जो भी सीखे हैं ये सब का जो है ना वन शॉट अगर यहाँ पे देखा जाए तो यही सब हम लोग सीखे अभी तक, जो किसको किसके साथ रिएक्शंस कराएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। किसको किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्रतिफल मिलेगा सर। अगर ये आप याद कर लिया तो 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। यही चैप्टर नहीं, पूरे के पूरे केमिस्ट्री है ना, आपको समझ जाओ, पहला दूसरा तीसरा समझ में आ गया, ठीक है ना। इसलिए आपको ये याद करने की जरूरत है, क्योंकि बिना रिएक्शंस का बिना अभिक्रिया का प्रतिफल कैसे बात कर सकते हो, इसीलिए आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलो, अम्ल और क्षारक में समानताएं क्या है, कैसे समानताएं हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया जितना भी अम्ल होता है उसमें H+ आयंस की बात होता है और जितना भी क्षारक होता है OH नेगेटिव की बातें होता है, यही तो बात समझना है, ठीक है ना। लेकिन इसमें वो हाइड्रोनियम की बातें कर रहे बच्चा, इसको ध्यान सुनो। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है। जल में मिलने पर आयन की जो सांद्रता की बात है, कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, H3O, अगर ये H3O अगर बात कर रहे हैं, जैसे H3 और O पॉजिटिव के साथ बात करें, जो कि एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं H की मात्रा बढ़ गया, एगो मात्रा बढ़ गया, क्योंकि वैसे भी हाइड्रोजन बेचारा कमजोर होता है तो पानी के साथ हमेशा दोस्ती करना चाहता है, ठीक है ना। अब बाकी साथ जो है ना वो भागते रहता है, उसका पानी जो है ना H+ आयंस की बात करें, जो एसिड की बात कर रहे हैं, अम्ल की बात कर रहे हैं, वो हमेशा क्या चाहता है, पानी के साथ हम रिएक्ट करें रहें, क्योंकि उसको अच्छा लगता है उसके साथ, ठीक है ना, उसका एकदम बेस्ट फ्रेंड है। H+ आयन जो है, आप देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, लेकिन यहाँ पे आप H+ आयंस की बात कर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है H3 और O पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है 3, इसको भी आप वाटर बोलिएगा, ये भी वाटर है, H3O भी वाटर ही है, लेकिन यहाँ पे H की मात्रा ज्यादा है, और जब ये H की मात्रा ज्यादा है तो थोड़ा सा एसिड वाला काम यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH में प्रतिफल की इकाई आयतन की कमी हो जाती है, मतलब ये थोड़ा सा पानी से जो है ना भागना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसमें नहीं रहेगा, लेकिन ये हो जाती है, हाइड्रोनियम की भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। मतलब ये जो पानी के साथ दोस्ती कौन करेगा, तो H+ वाली बात करेगा, ठीक है ना। लेकिन OH में कोई यहाँ पे प्रति इकाई आयतन की कमी होने की वजह से ये पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करने का कोशिश करता है, करता ही नहीं है, ठीक है ना। कोशिश क्या, यहाँ कुछ ही ऐसे हैं जो पानी के साथ जो मिल जाएगा, कुछ ही ऐसे आप अगर कह सकते यौगिक होता है, कंपाउंड है, जो आपको पानी के साथ खासकर क्षारक वाला वो मिलेगा, सारे के सारे नहीं मिलता है, ठीक है। क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता की अगर बातें करें तो किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयंस या OH नेगेटिव आयंस की संख्या पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा अगर आपका H+ आयंस होगा उतना ज्यादा आपका अम्लीय होगा, और जितना कम है तो उतना कम होगा, ठीक है ना। अब उस क्षारक की बात कर सकते हैं तो OH के लिए तो किसी भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसको pH स्केल कहते हैं, पोटेंस हाइड्रोजन, मतलब ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब ताकत जन हाइड्रोजन का, जिसमें हाइड्रोजन की ताकत होगा वही तो एसिड बेस की बातें किया जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ देखो सार्वभौम सूचक मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो हम लोग को 3 प्रकार के इंडिकेटर्स की मैंने बात किया था, मतलब सूचक का, ठीक है ना। प्राकृतिक सूचक की बात मैंने बोला था, ठीक है ना। फिर मैंने बोला था आपको कृत्रिम की बात, फिर मैंने बोला था सुगंध वाली बात, ठीक है ना, गंधक वाली बात, ठीक है। अब देखो बच्चा, अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की बात करें या सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयंस में विभिन्न सांद्रता को विभिन्न सांद्र के विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। जैसे आपने देखा जो ब्लू कलर जो था जब आप एसिड में डाला तो वो रेड कलर का हो गया था ना, तो वही तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं। लेकिन वो अलग मतलब क्या, उसमें आपने लिया लिटमस पेपर। लेकिन ये जो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें बच्चा, इसमें 1 से लेकर 14 तक की संख्या होती है, अलग अलग कलर होती है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग को अलग अलग जो है ना वहां पे कॉन्सेंट्रेशन लेवल दिया रहता है कि किसका H+ की मात्रा अगर अधिक है तो कितना ज्यादा वो अम्लीय होगा, और OH में नेगेटिव कितना ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो उसका न्यूट्रल जिसको क्या बोलते हैं क्षारक होगा। ये आपको पता करना है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में, या तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सार्वभौमिक सूचक में। तब देखो जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की अगर बात करें जल की उपस्थिति में, ये बात समझना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था हाइड्रोनियम बोला था ना, तो बोला कि यहाँ पे जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयंस उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया जो H+ आयंस है ना वो अम्ल के साथ जो है ना बना लेता है सभी। तो जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयंस को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। H+ आयंस मतलब H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयंस के रूप में पाए जाते हैं। तो H+ को H2 में मिला देंगे तो H3O पॉजिटिव मिलेगा, जैसे इससे पहले मैंने बताया था। अब जैसे ही अगर आप लोग अगर कोई भी एसिड लो, अब उस एसिड के साथ अम्ल के साथ ये भी वाटर है, ये वाला ये भी वाटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे H3O पॉजिटिव और क्लोरीन यहाँ पे आयंस टूटा हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपको दिया गया जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की बात, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। जल की उपस्थिति में क्षारक OH आयंस उत्पन्न क्या करते हैं, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जो कि क्षारक है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ आप मिलाओगे तो सोडियम अलग OH अलग, सोडियम और OH दोनों क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। वही अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप पानी मिला दोगे तो मैग्नीशियम अलग और हाइड्रोक्साइड अलग, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव टू चार्ज अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सोडियम में अगर बात करें उसका पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज 1 ही होता है। तो Na ऊपर है पॉजिटिव, ये अलग हो जाएगा। अब अगर बात करें हाइड्रोक्साइड है तो OH नेगेटिव, इसका भी एक चार्ज होता है, वो भी अलग, ठीक है, पानी के साथ यहाँ पे ऐसे ही इसका होता है, ठीक है। अब आगे समझो, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे कि अभी अभी आप अगर वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देखिएगा तो मैंने बताया है सारे के सारे क्षारक अगर के हैं तो पानी में मिलने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग से जो बताया तो वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्षार के हिसाब से क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या, जो घुलनशील नहीं होते हैं जल में, जो घुलनशील नहीं होगा सभी, क्योंकि सभी तो नहीं होता है, लेकिन जो अगर घुलनशील हो गया क्षारक, जो भी अगर पानी में अगर घुलनशील हो गया उसको हम बोलते हैं क्षार, ठीक है। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक है। तो जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बात यहां पर समझना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपसे प्रश्न ये है, जब आपको पानी दिया गया और आपको अम्ल दिया गया, आप अम्ल को पानी में डालोगे या अम्ल है अम्ल में पानी के डालोगे, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पानी में जल को मिलाओगे या जल में अम्ल को मिलाओगे, और क्यों मिलाओगे, इससे क्या उत्पन्न होगा, क्या होगा। तो क्या है ना बच्चा, आपको हमेशा ध्यान रखना है, पानी में आपको अम्ल मिलाना है। पहले बाल्टी लो, एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, तो पहले बाल्टी में पानी रहने चाहिए। अब ऊपर से आपको अगर कहें तो क्या डालना होगा, अम्ल। इसमें क्या होगा, तापमान थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप पहले से अम्ल है, अब पानी जैसे ऊपर से अगर दोगे तो रिएक्ट कर जाएगा, ऊपरी तरीके से है ना एकदम से गर्माहट, और पूरे तरीके से तापमान पूरे तरीके से ना ब्लास्ट तरीके से बबल्स करके निकल के आएगा, जो कि क्या हो सकता है,
फेस को, चेहरे को या अगल बगल जो चीजें हैं उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको क्या करना होगा, पानी में अम्ल को डालना है, ना कि अम्ल में पानी को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जल में क्या डाला गया है, अम्ल। पहले जल लेना है फिर अम्ल डालना है, ना कि अम्ल में जल। अगर ऐसा करोगे तब अम्ल है, पानी जैसे आएगा तो बम ब्लास्ट जैसे है ना, उससे पूरे तरीके से होना शुरू हो जाएगा। तो सांद्र अम्ल में जल मिलने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण और बोला कि अस्फलित होकर बाहर आ जाता है, वही पूरे तरीके से ठीक उत्पन्न होके। तो जल इसमें क्या हो सकता था, आप जल सकते हैं, जल मतलब पूरे तरीके से जल बर्न हो सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही अत्यधिक ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, जिसमें आप प्रखनली में या कोई भी कांच लिए हो, ठीक है ना, उसमें आप जब चेक कर रहे हो तो वो आपका टूट भी सकता है, इतना ज्यादा पूरी तरीके से डैमेज करता है, इतना हीट जनरेट करता है। लेकिन जब आप ऐसे रिएक्शंस कराओगे तो उतना हीट जनरेट नहीं करेगा। तो जल को अम्ल में डालने से क्या होगा, तो मिश्रण और बोला कि अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। अगर आप जल में ठीक है ना, तो मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है और ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। अगर आप जल को अम्ल में डालते हैं तो यहाँ पे देखो अम्ल में जल को डाल रहे हैं, ना कि जल में अम्ल को, ये लिखा हुआ है। अब अच्छे तरीके से यहां से आप देख सकते हो, ठीक है ना, यहां से आप देख सकते हो मैं किसका बात कर रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलो बच्चा अब आगे समझते हैं, आगे अगर देखा जाए अब आते हैं हम लोग पीएच मतलब मैंने बता दिया था अभी स्टार्टिंग में, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी विलयन में उपस्थिति H+ आयंस की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसमें 1 से लेकर 14 तक जो है ना पीएच स्केल का अंक दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो इसमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ जाओ, इसमें क्या समझना है, जब 1 से लेकर 14 तक की बात करते हैं तो ये 7 नंबर जो होता है ना वो उदासीकरण होता है। अब 1 2 3 4 5 6 और ये तो 7 हो गया, ये 8 9 10 ऐसे करके मान लीजिए 14 तक रहा। यहाँ पे पानी होता है, न्यूट्रल की बात करते हैं। बाकी बात इधर जैसे अगर आएंगे उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा और इधर जैसे ही बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा क्षारक होता है। तो 1 से लेकर 14 तक अगर कहें तो पीएच स्केल होता है, 1 से लेकर कहां तक, 14 तक। अब जैसे इसके पीछे वाले कोई भी नंबर होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा, या हम हिंदी में कह सकते हैं वो अम्लीय होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। जैसे देखो PH7 क्या होता है, उदासीकरण, विलयन होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको वो होता है न्यूट्रल, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। और जैसे अगर मान लीजिए 7 से अगर घटना शुरू हो जाएगा तो अम्लीय विलयन होगा, और 7 से अगर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा क्षारीय, इधर हो जाएगा अम्लीय, ठीक है। यह स्केल 0 से 14 तक का पीएच स्केल ज्ञात करने के लिए उपयोग लाया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा को हम लोग पता कर सकते हैं, तो 1 से लेकर 14 तक होता है। और 7 से अगर कम हुआ उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, और 7 रहा तो उदासीकरण होगा, न्यूट्रल होगा, और 7 से अगर ऊपर है 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके वो क्षारक माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा तो हम लोग प्रत्येक दिन अगर देखें तो किसी न किसी रूप में हम लोग ये बातें करते हैं। तो पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर बात कहा जाए तो 7 से 7.8 पीएच का पारस मतलब रेंज के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, 5.6 के से कम होता है, मतलब थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, ठीक है ना, जो अम्लीय वर्षा कहलाता है कि नहीं। जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बातें कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस की बात कर सकते हैं। नाइट्रोजन तो वैसे भी हम लोग के क्या बोल सकते हैं यहाँ पे धरती पे 78% है, तो वो सब मिल जाता है, एक तरीके से अम्लीय वर्षा हो जाता है, ठीक है। पीएच अगर मिट्टी का अगर देखें तो अच्छी फसल पौधा को लाने के लिए बोला कि पीएच पारस की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान के द्वारा उसमें आवश्यकता अनुसार आपको एसिड या क्षारीय पदार्थ को मिलाया जाता है। हमारे पाचन तंत्र की अगर बातें करें, हमारे उधर मतलब हमारा उधर स्टमक की बात करें, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, पता ही होगा, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है और अपच की उपस्थिति में उधर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द का, जलन का अनुभव होता है। HCl हम लोग के स्टोमक में होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो HCl जो होता है वो क्या करता है, जर्म्स को किल करता है, ठीक है ना। फिलहाल तो आपकी HCl के हिसाब से हो जाएगा।
HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के हिसाब से। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड। एंटासिड की बात करें मतलब ये सॉरी ये भी तो एसिड है नहीं भाई, इसमें जो है ना हम लोग अगर कहें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी यहाँ मिला सकते हैं। क्षारक का उपयोग किया जाता है, क्षार मतलब बेस। अगर पेट में हो गया गैस तो आप मिला लो, गैस मतलब क्या, एसिडिक वजह से हुआ, अम्लिक वजह से हुआ। अब जैसे उसमें अगर आपको पेट में हो गया गैस तो मिला लो क्षार, एसिड प्लस बेस इक्वल टू न्यूट्रल, मतलब हो जाएगा आपका पेट ठीक है कि नहीं है। तो जो आप अगर इनो की बात करते हो तो इनो क्या है, इनो तरीके से बेस, ठीक है ना, वो एंटासिड का काम करता है, जो एक क्षारीय है। अब जैसे अगर आप उसको पीते हो तो गैस हो जाता है बंद, ठीक है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। मतलब बंद होने का मतलब ये है जो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। सोडियम हाइड्रोजन की अगर बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोक्साइड की अगर बात कर रहे हैं, बच्चा ध्यान सुनना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में लवण जल से विद्युतीय प्रवाह करने पर यह वियोजित हो जाता है, जिससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ध्यान सुनो, इसको हम लोग क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहां से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, यहां से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसको याद कर लेना है। जैसे आपको इक्वेशन दिख रहा है, जब अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर के साथ मिलाते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्लोरीन और प्लस में आता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो जब इसको देखा जाए तो एनोड पर क्या लगता है, क्लोरीन गैस होता है। एनोड मतलब पॉजिटिव की बात करें, कैथोड मतलब H2 गैसेस हो गया, और कैथोड के पास NOH विलयन की ओर बनाता है। आपको सबसे मेन चीज है इसको याद रखना है, क्लोरो क्षार प्रक्रिया किसको कह सकते हैं, तो सोडियम यहाँ पे क्लोराइड को जब जल के साथ हम लोग मिलाया जाता है तो वहां पे विद्युत प्रवाह किया जाता है। तो विद्युत प्रवाह होने के बाद बोला कि यहाँ से जो चीजें मिल के आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल के आएगा, यहाँ देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकल कर रहा है। जब आप NaCl और वाटर, नमक और पानी जब दोनों मिला दीजिएगा ना तो आपको जो है ना बेस मिलेगा, क्षार मिलेगा, और साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो जहां पे भी अगर आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस अगर मिल रहा है तो वैसे वाले प्रोसेस को बोल सकते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया, क्लोरो एल्काइल प्रोसेस भी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, ठीक है। आप देखो बच्चा, उपयोग क्या होता है NOH का, तो बोला कि यहाँ पे H2 जो होगा वो ईंधन के लिए काम होता है। Cl2 की बात करें जल की स्वच्छता, PVC CFC की यूज किया जाता है। HCl की अगर बात करें इस्पात की सफाई और औषधि के लिए होता है। NOH की बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए और साबुन कागज बनाने के लिए NOH का बात करेंगे। जो हम लोग को जो है ना कार्बन कंपाउंड की बातें करेंगे ना, उसमें आपको बात सिखाएंगे जो कैसे साबुन बनाया जाता है, ठीक है ना, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। उसके साथ देखो बच्चा, अगर मान लीजिए क्लोरीन को अगर आप NOH के साथ अगर आप जोड़ देते हो तो बन जाएगा विरंजक चूर्ण, ठीक है। आगे पढ़ने वाला भी जो कि घरेलू विरंजन वस्तु वस्त्र विरंजन के लिए होता है, ठीक है ना, साफ सफाई के लिए बोल सकते हैं विरंजक चूर्ण। अब यहां से हम लोग बात करने वाले हैं नमक के बारे में। तो नमक अलग अलग प्रकार के जो है ना, कुछ कॉमन सॉल्ट की बातें हमने किया था, ठीक है, जो NaCl वो नमक है। तो नमक अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ खट्टा कुछ मीठा, ठीक है ना। कुछ अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे तो पहाड़ से मिला हुआ नमक, ठीक है ना, काला नमक की बात कर सकते हैं, है कि नहीं, ये सब क्या है नमक। लेकिन वो तो प्राकृतिक नियम है जो पहाड़ से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और अम्ल है जो हम लोग को रिएक्शंस, हम लोग को अपक्रिया कराने के बाद मिलेगा, ठीक है। इसको ध्यान सुनो। अगर विरंजक चूर्ण की अगर बात करें तो शुष्क बुझे हुए चूने मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर क्लोरीन को मिला दिया जाए, देखो यहाँ पे इसका रिएक्शंस देखो, यहाँ पे अपक्रिया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। कैल्शियम क्या इसको केमिकल नेम की अगर बात करें, रासायनिक अगर सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम यहाँ पे आप देख सकते हो CaOCl2। तो यहाँ पे जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर क्लोरीन को मिला देंगे तो मिलेगा आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ मिल जाता है वाटर। ये आपको नोट कर लेना है, 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे समझते हैं इसका उपयोग क्या है। विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग कहाँ है, तो हम लोग बोल सकते हैं वस्त्र उद्योग में सूती या लिनन के व्यंजक के लिए किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी को मज्जा के रूप में किया जाता है। रासायनिक उद्योग में एक उपचय के रूप में किया जाता है। पीने वाले जल में, पानी में
जीवाणु को मारने के लिए हम लोग जो है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यूज करते हैं, CaCl2 मतलब विरंजक चूर्ण है ना। अगर पानी उनी अगर गंदा हो जाता है ना तो गंदा होने पे साफ सफाई के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण मिला देंगे ना तो पानी हो जाएगा साफ, और जितना भी गंदा पानी होगा, जो पानी में जो गंदा चीज होगा वो नीचे बैठ जाएगा। एक बात बच्चा, पानी कोई खराब नहीं होता है, पानी हमेशा ठीक ही रहता है, लेकिन हम लोग जिस वस्तु में रखते हैं वो खराब रहता है। अब नाला में है तो नाला गंदा होने की वजह से पानी गंदा हुआ, पानी कभी खराब नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे नल का पानी लीजिए, नल जो हम पानी पीते हैं, या नाला का हो, सब H2O ही रहेगा, उसके केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाले, उसका रासायनिक सूत्र चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। जब नल का पानी का भी H2 हो सकता है, और जो पानी अगर बात करें बह रहा है गंद में नाला में, उसका भी H2 हो सकता है, पानी तब खराब कैसे हुआ? पानी सही है। हाँ, जिस वस्तु में पानी रखा गया है वो वस्तु खराब होने की वजह से पानी गंदा हो चुका है, ठीक है, लेकिन पानी अच्छा ही, कभी खराब नहीं होता है पानी, ये ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा की बात करें NaHO3, तो बोला जा रहा है जब सोडियम क्लोराइड को H2O के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ जब मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। यह एक दुर्बल और असंचरण क्षारक है जो खाना पकाते समय गर्म करने पे इसमें निम्न प्रकार की अभिक्रिया होती है। जब अगर आप लोग NaHCO3 को जब यहाँ पे चेंज करोगे, हीट दोगे, तो आपको जो है ना सोडियम कार्बोनेट साथ में वाटर और साथ में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ये कैसे बनेगा, इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या आपको नजर आ रहा है? तो NaHCO3, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोल सकते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दिया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट सिर्फ सोडियम कार्बोनेट फिर वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है बच्चा। अब इसका उपयोग की अगर बात करें तो बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, ताकि उसके अम्लीय चीज को हटा सके, रिमूव कर सके, इसी वजह से क्या होता है, टार्टरिक अम्ल को लिया जाता है। तो इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है। खमीर मतलब क्या, ये सब देते हैं। ये जो बेकिंग सोडा की बात करें ना, तो बेकिंग सोडा क्या होता है ना, जब आप केक बना रहे हो, ठीक है ना, जलेबी बना रहे हो, जब वो डाल दिया जाता है तो फूल जाता है, ठीक है ना, पूरी तरह से हल्का हो जाता है। क्या यूज किया जाता है? यही बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा की बात बोल सकते हैं, ठीक है। यह एंटासिड का एक संगठन होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल और अग्निशमक में भी किया जाता है। अग्निशमक मतलब क्या? आग बुझाने में भी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा, अगर फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें, फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उससे क्या होता है, वो आग बुझ जाता है। लेकिन हम लोग इसका भी अगर यूज करें ना, इससे भी आपको आग बुझ जाएगा। धोने का सोडा Na2CO3 और यहाँ पे 10 टाइम्स वाटर की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट को पुनः अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से जब धोने का सोडा प्राप्त होता है तो यह एक क्षारकीय लवण होता है, मतलब बेस वाला होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सोडियम कार्बोनेट में अगर हम 10 टाइम्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब यहाँ पे क्रिस्टलीकरण से, मतलब यहाँ जो दिखेगा कहीं पे 10, 5, 1.5, वो क्रिस्टलाइजेशन मतलब वहां पे जल की मात्रा क्या है। तो जहां पे जल की मात्रा को दर्शाएगा ना तो वही होता है क्रिस्टलीकरण। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हो, तो वहां बताइएगा। जब पानी के अनुपात को दर्शाने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अब ये Na2CO3 अब अगर 10 टाइम्स है ना आपको वाटर मिल रहा है। अब इसका उपयोग की बात करें तो बोल सकते हैं इसका उपयोग जो होता है कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग बनाने में होता है। किसका भाई? तो धोने का सोडा का। इसका उपयोग बोरेक्स और उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये रहा आपका धोने का सोडा जो होता है, इसका यूज 100% याद कर लेना है जो कि एग्जाम में आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें बच्चा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हाथ पैर टूट जाता है, ठीक है ना, तो वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना प्लास्टर करके जो है ना आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या लगा रहता है, वो जो चूना दिखता है आपको, जो चूना टाइप को जो दिखता है वो आपका क्या आता है, POP।
तो मतलब यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बातें कर रहे हैं, Ca मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, 1.5 ऑफ वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिप्सम को जब 373 केल्विन को गर्म करने पर, जिप्सम जो कि एक तरीके से पत्थर होता है, ठीक है ना, जिप्सम का एक पत्थर आता है, स्टोन होता है, बोला कि जब जिप्सम के 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको पॉप बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, यह सफेद चूना होता है, चूर्ण होता है, जो जल में मिलने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस में आ जाता है। जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है, जब प्लास्टर किया जाता है, तो वो वही होता है, क्या होता है, यही मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब वो पानी में भिगा के जब कर दिया तो फिर से वो ठोस हो जाता है, फिर से मजबूत। देखते हो जब जिसका हाथ पैर टूटा हुआ रहता है उसका कितना वो प्लास्टर जो है मजबूत बन जाता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हुआ कैल्शियम सल्फेट प्लस हेमीहाइड्रेट में अगर जोड़ देंगे यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, क्रिस्टलीकरण ऑफ वाटर, तो आपका बन के यहाँ पे आ जाएगा, ये जिप्सम के साथ चला जाएगा। उपयोग क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर के टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पे स्थिर करने के लिए होता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने के लिए होता है, मूर्ति बनाने के लिए होता है, सजावट और सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, सतह को, सरफेस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रिस्टल का जल मतलब वैसे बता चुके हैं, जब लवण के एक सूत्र इकाई में जल में एक निश्चित अणुओं की संख्या में क्रिस्टल का जल कहा जाता है। मैंने अब ये बताया था भाई, क्या बताया था, जैसे देखो यहाँ पे जो कैल्शियम सल्फेट अब लिखा हुआ है 5 टाइम्स ऑफ वाटर, यहाँ पे क्रिस्टलन के जो जल के जो अणु है कितना है 5, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसमें क्रिस्टलन के जल में कितना अणु है 10, यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 अणु है, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे लवण मतलब नमक के एक सूत्र के इकाई में जल की निश्चित अणु की संख्या, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको लवण दिख रहा है, तो यहाँ पे पानी में कितने अणु है, तो पानी के जो अणु होंगे, पानी के अणु को ही हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्रिस्टल का जल। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं, यही है क्रिस्टलीकरण, ये 10 है, इसमें 5, इसमें 2 है, ठीक है। यहाँ पे वॉशिंग सोडा में अगर बात करें 10 हो जाएगा, जिप्सम में बात करें 2 हो जाएगा, और कॉपर सल्फेट में अगर बात करें तो 5 हो जाएगा, जिसको हम लोग पेंटाहाइड्रेट के नाम से बोल सकते हैं। इसको आप डेकाहाइड्रेट बोल सकते हो, देखो ध्यान से, इसको क्या पढ़ोगे, पेंटाहाइड्रेट बोल सकते हो, 10 लगा हुआ है तो डेकाहाइड्रेट बोल सकते हो, और 2 लगा हुआ है तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर डबल है, ठीक है ना, ट्वाइस है तो डाइहाइड्रेट बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बच्चा, अब यहाँ पे होता है आपका प्रश्न उत्तर सेशन। देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया, मैंने बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। 2 प्राकृतिक संसूचक का नाम लिखिए, तो आपको पता है लिटमस का पत्र प्राकृतिक में आता है, आप चाहो तो यहाँ हल्दी भी लिख सकते हो, ये हल्दी लिखा भी गया है, ठीक है ना, तो 2 ये आपका हो जाएगा। 2 संश्लेषित मतलब कृत्रिम वाला, तो क्या मैंने बताया था, मिथाइल ऑरेंज बोल सकते हैं और फिनाइलिन बोल सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम से बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, तो गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को भिन्न के रूप में अगर नाम लिखे तो क्या बनेगा, तो चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोल सकते हैं, चूना पत्थर बोलो, खड़िया बोलो या संगमरमर बोलो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। आप CaCO3 को क्या क्या बोल सकते हो, संगमरमर का पत्थर बोलो, खड़िया बोलो, चूना पत्थर बोलो, बात एक ही है। समझ में आया किसको मैं बोल रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या क्या बोल सकते हो बच्चा, क्या क्या बोल सकते हो, तो संगमरमर का पत्थर बोलो या बोल सकते हो यहाँ पे चूना पत्थर, ठीक है। अब उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, मैंने अभी बताया, अम्ल और क्षार को जब मिला देंगे उसी को क्या बोलते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखो प्रश्न लिखा हुआ, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की सफेद या अवक्षेप जल प्राप्त होता है। तो मैंने बताया था भाई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में वाटर। अब इतना में ही फिर से अगर मान लीजिए ये जो रिएक्शन हुआ ना, इसको फर्दर फिर से अगर मान लीजिए, इसमें फर्दर अगर हम फिर से अगर रिएक्शंस करा देते हैं फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो चिकनापन आ जाता है, ठीक है। तो किसमें चला जाता है, जल में विलय सिलिकॉन होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाता है जो जल से प्राप्त, एक्वा मतलब एक्वा सॉल्यूशन जो पानी में मिल जाएगा, ठीक है ना।
अब सातवां प्रश्न यहाँ पे कह रहा है जब मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों आते हैं, तो मांसपेशियों में लैक्टिकल अम्ल, जो लैक्टिक अम्ल होता है ना, उसके वजह से क्या होता है, क्रैम्प आता है। तो ये भी आपका प्रश्न रहा जो कि महत्वपूर्ण है। अब है तनुकरण क्या होता है, मैंने अभी बताया था, वीडियो आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो जल में अम्ल या क्षारक मिलने पर आयन की सांद्रता, अगर बातें करें H2SO की बातें करें, जिसे प्रति इकाई आयतन में कमी हो, इसी को प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। OH+ आयंस मैंने अभी दिखाया था, ठीक है ना। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही खट्टे क्यों होते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं, ऐसा प्रश्न है। देखिए क्या है ना, रिएक्ट कर जाता है, वो अभिक्रिया हो जाता है। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखे जा सकते हैं, क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ की उपस्थिति होने से अम्ल जो है पीतल और तांबा के साथ क्या कर जाता है, अभिक्रिया हो जाता है, जिससे बर्तन को, जो जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन को क्या कर देगा, खराब कर देगा, नष्ट कर देगा, और पदार्थ का स्वाद बदल जाएगा। इसीलिए पदार्थ खराब ना हो, बर्तन खराब ना हो, जिससे हम लोग तांबे के बर्तन में खट्टा वाला चीजें नहीं रख सकते। अब रखिएगा तो देखिएगा क्या होने वाला है। पीतल का कोई आपके पास घर में होगा ही होगा थाली बाटी, उसमें आप जो है ना खट्टा वाला चीज रख के देखिएगा उसमें जो है ना आपका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, खराब हो जाए, कलर क्या पूरा डिसकलर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न की बातें करें तो एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, ऐसा क्यों करता है। जो ग्वाला है, दूध वाला है, अगर वो मिला दिया थोड़ा सा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, तो क्या होगा, तो ताजा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा सा क्षारीय क्यों बना देता है, ठीक है, क्योंकि दूध का जो बात करें पीएच जो स्केल होता है 6 होता है, इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लग जाता है। तो देखो इसका उत्तर है, तो ताजा दूध के पीएच का मान 6 बदल के थोड़ा सा क्षारीय इसीलिए बना देता है क्योंकि दूध उपस्थिति में लैक्टोबैसिलस नाम के जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, दूध को अम्लीय बना देता है। तो दूध में इसीलिए बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है, जिससे दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे लंबे समय तक बना जब रहेगा तो खराब नहीं होगा, ठीक है। इस दूध को दही बनाने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिकल अम्ल ताजे दूध में मिलाकर क्षारक और बेकिंग सोडा के पहले उदासीकरण कर दिया जाता है, मतलब न्यूट्रल कर दिया जाता है। जब इसको न्यूट्रल हो जाता है फिर इसे अम्ल में बदल देता है, जिसके हिसाब से ये क्या बना देता है, दही बना देता है, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न की बातें मैंने किया, लेकिन वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न की बातें बोला जो कि आपको याद करने हैं। और जितना भी लवण की बातें कहें, चाहे आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात करें, विरंजक चूर्ण की बात करें, सोडा की बातें करें, ठीक है ना, याद होने वाले सोडा की बातें करें, पॉप की बातें करें, सब याद करना पड़ेगा। सबका जो है ना रासायनिक सूत्र आता है, ठीक है, तो आपको याद कर लेने होंगे, ठीक है बच्चा। अगर आपको ये समझ आ गया हो ये क्लासेज में, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।